सब्बल रहता, सब्बल ले लेके जाइए, ये जितने भी रोड्स वगैरह डाल रहे हैं जी 2 सब्बल मारिए, अगर रोड नहीं उखड़ी तो मेरा नाम बदल दीजिए। तो माइनॉरिटी एक अल्टरनेट लीडरशिप ढूंढने की तलाश में है और इंशाअल्लाह मजलिस जो है माइनॉरिटी के लिए एक अल्टरनेट लीडरशिप पैदा करेगी। जी 7 से 8 MLAs मैं जब तक कर्नाटका असेंबली में MIM के नहीं भेजूंगा, मैं जब तक खामोश बैठने वाला नहीं। इसके अगर 100 भी MLAs हैं, अगर उनके अंदर क्वालिटी नहीं है तो हम उसको एज अ माइनॉरिटी MLA हम कंसिडर ही नहीं करते। वेलकम टू बी द लेटेस्ट न्यूज़ विद द ट्रू फेथ। इलेक्शन अपडेट के एपिसोड 5 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़े हैं जो AIMIM के बीदर सिटी नॉर्थ के प्रेसिडेंट है आतिफ अशार सर। सर आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है सर पब्लिक के बीच में, क्या AIMIM बीदर से MLA सीट में कॉन्टेस्ट करेगी? ये सवाल जो है आपका बिल्कुल सही सवाल है। MIM जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, कोई NGO नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई संस्था नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी का काम ये रहता है कि इलेक्शन लड़ना। लिहाजा जो माजी में हम जो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किए थे वो पूरे कर्नाटका स्टेट में इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किए थे। सिर्फ बीदर बोल के ये जो रूमर जो फैला रहे हैं कि बीदर से नहीं लड़ते, बीदर से नहीं लड़ते, ये चीज़ गलत है। मैं बीदर की आवाम से ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जो है हमारी जो है प्रिपरेशन वगैरह में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह बीदर के मुख्तलिफ जितने भी 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उसमें से हम जल्द से जल्द ऐलान करेंगे कि हम कहाँ से इलेक्शन वगैरह लड़ने वाले हैं। सर हमारे पब्लिक में ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि असद साहब जो आपके पार्टी के सदर है वो जहाँ पर माइनॉरिटी की विनिंग सीट आती है उसके सामने अपना कैंडिडेट नहीं उतारते हैं इलेक्शन में, तो क्या इस बार बीदर से उतारेंगे जबकि बीदर में माइनॉरिटी का प्रेजेंट MLA है? तो आप जो सवाल पूछे हैं उसका मैं जवाब देता हूँ कि हम जो है क्वालिटी के ऊपर बिलीव करते हैं, क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करते। माइनॉरिटीज़ के अगर 100 भी MLAs हैं, अगर उनके अंदर क्वालिटी नहीं है तो हम उसको एज अ माइनॉरिटी MLA हम कंसिडर ही नहीं करते। आप देख लीजिए कि माइनॉरिटी MLA रहने के बावजूद इन्हों जो है हिजाब के मसले पर साइलेंट है जी, चाहे चाहे CNRC का मसला हो उस पर साइलेंट है। कोविड जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था किस तरीके से लोगों के साथ बुरा सलूक हुआ था ओल्ड सिटी के खुसूसन लोगों से, वो लोग आज भी नहीं भूले हैं। किस तरीके से एक ओपन जेल की तरह हमको ट्रीट किया गया था वो लोग आज भी नहीं भूले हैं। गाँवों के लोगों को जो है राशन किट्स वगैरह कुछ भी मुहैया नहीं किया था। जो डेली वेजेस लेबर थे वो कितने परेशान हो गए थे, ऑटो वाले कितने परेशान हो गए थे। ये सब चीज़ें जो है एक माइनॉरिटी का MLA रहने के बावजूद भी अगर हो रही है तो ही इज़ नॉट केपेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग अ माइनॉरिटी सीट। सर अगर MLA अगर आपको लड़ना है तो आपकी पार्टी फंड्स कहाँ से लाएगी? सर अगर MLA इलेक्शन लड़ने के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। देखिए फंड्स वगैरह जो है लीगल वे में जितनी भी प्रिस्क्राइब्ड जो गवर्नमेंट की लिमिट है जी, उस दायरे में जो भी इंतज़ामात वगैरह करना है वो हम लोग करेंगे, अरेंजमेंट्स वगैरह करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि MIM के पास जो है कैंडिडेट्स के पास फंड्स नहीं हैं या फिर पार्टी में फंड्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बिहार लड़े हैं, UP लड़े हैं, गुजरात लड़े हैं, दिल्ली लड़े हैं रिसेंटली, अब कर्नाटका में भी हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। सर कौन है सर आपकी पार्टी से मजबूत दावेदार जो बीदर से लड़ सकता है MLA? अभी वक्त है, अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कहने का जी, जैसे जैसे वक्त करीब आएगा वैसे वैसे अनाउंसमेंट्स वगैरह होना चालू हो जाएंगे। अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि अनाउंसमेंट्स वगैरह कर दें। जी सर, जैसा कि 2 दिन पहले बीदर के MLA ने कहा 70 साल की हिस्ट्री में इतना बजट नहीं आया, 160 करोड़ का टेंडर पास हुआ है बीदर में। ये डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? ये खोखला डेवलपमेंट है जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सब्बल रहता, सब्बल ले लेके जाइए, ये जितने भी रोड्स वगैरह डाल रहे हैं जी 2 सब्बल मारिए, अगर रोड नहीं उखड़ी तो मेरा नाम बदल दीजिए। मतलब ये फेक डेवलपमेंट ये फेक डेवलपमेंट है। इसको क्या बोलते हैं, अंदर मिट्टी ऊपर चुनना, जो हमारी कहावत है ना वैसा है। अंदर मिट्टी है ऊपर चुनना लगा के घर चमका के बता रहे हैं बीदर उधर जैसा करीब आ रहा। अब मुख्तलिफ एरिया से लोग वगैरह जो है बीदर को देखने आएंगे करेंगे, तो अब उनके वास्ते कुछ तो भी शो पुटअप करना बोलते हैं ना, घर को चुन्ना मार रहे हैं उन्होंने। अंदर मिट्टी का है, थांचे में दम नहीं है, चुन्ना मार दे रहे हैं। ये बीदर के लोग खुद ये बोल रहे हैं कि ये रोड मैक्स से मैक्स अगली बारिश तक भी नहीं टिकेगी जी। ये जो उन्होंने बता रहे हैं कर रहे हैं, जो बैनर्स वगैरह लगा रहे हैं। और एक दूसरी चीज़ आप बैनर्स में ऑब्जर्व नहीं करें, करोड़ को इन्होंने लैक्स में क्यों शो कर रहे हैं? तो लोगों को जो है ऐसा बता रहे हैं कि अब 25 करोड़ को
ये 2500 लाख बता रहे हैं। मतलब जितना ज्यादा डिजिट उतना बड़ा बजट हाँ, ऐसा। इन्हों क्या करे मालूम है, गिमिक्स बोलते हैं उसको, इलेक्शन गिमिक्स है मतलब ये। अब तो चेंज कर दिया ना सर, पोस्टर रिसेंटली चेंज हो गया। अब वो मेरे लास्ट स्टेटमेंट के बाद ही वो चेंज हुए हैं। जी। पहले जो थे लैक्स में, अब करोड़ में वापस से लाए उनको। अब करोड़ आप बोलिए, ये करोड़ के रोड्स हैं, ये रोड्स का प्रोसीजर रहता, फॉलो करने का रहता। आप जब रोड बना रहे नहीं तो पुरानी रोड को खोदना पड़ता। सर बीजेपी के काउंसलर ने कहा, शशि थरूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि जितना भी बजट है येडियुरप्पा का बजट है, जिसका एमएलए साहब उनका शुक्रिया अदा नहीं कर रहे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बजट ना येडियुरप्पा का है ना रहीम खान का है, किसी का नहीं है। ये आपका और मेरा जो हम टैक्स भरते हैं ना उसका है। हम जो शक्कर खरीद रहे, पेट्रोल खरीद रहे, डीजल खरीद रहे, चावल खरीद रहे, जिसके पीछे हम जो टैक्स पे कर रहे हैं ना, वो टैक्स के पैसों से ये रोड्स वगैरह जो बन रहे हैं वो भी, उसमें भी पूरा घोटाला कर रहे हैं। 40% कमीशन खा रहे हैं। मतलब एमएलए साहब भी 40% कमीशन खा रहे हैं। जो हर कोई जो पावर शेयरिंग में इन्वॉल्व जी। है, हर कोई जो है इसमें कमीशन खाता है। जी। ये कोई नई चीज़ नहीं है। मतलब सर ये तो जो आम आदमी का बजट है, उसके बजट के ऊपर अपनी फोटो लगाना कहाँ तक सही है? अब वो जनता को चीज़ का फैसला लेना ज़रूरी है। जनता को जो चाहिए कि ये लोगों को पहचानिए आप, ये आपके पैसों के ऊपर रोड बनाकर क्या बोलते हैं वो, नाना की दुकान में दादा के फातिहा बोले जैसी बात है। पैसे हमारे हैं, हर चीज़ हमारी है, और इन्हों जो है इसके ऊपर आके फातिहा पढ़। सर कर्नाटका की आवाम मजलिस को क्यों वोट देगी, किस बुनियाद पर वोट देगी सर, अगर आपकी पार्टी एमएलए इलेक्शंस लड़ती है कर्नाटक में? सही सवाल है आपका। देखिए लास्ट इलेक्शन जो हुआ था 2018 का, तो उसमें जो है बहुत सारे यहाँ के जो उलमा वगैरह जो भी हैं, और बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट वगैरह जो है वीडियो पोस्ट करके, ख़त वगैरह लिख के करके असद साहब को रिक्वेस्ट किए थे कि आप यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट मत करिए, बीजेपी जीत जाएगी, माइनॉरिटीज़ के वोट्स फुट जाएंगे। वो जो भी XYZ जो भी बोले थे, तो असद साहब जो है उनकी दूरअंदेशी से कुछ फैसला लेते हुए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किए थे। टोटल कर्नाटका स्टेट में इलेक्शन कंटेस्ट हम नहीं किए थे। जी सर, हमारे जेडीएस को सपोर्ट करे थे। हाँ, जेडीएस को ओपन सपोर्ट किए थे। तो अब 2018 के बाद जो है माइनॉरिटीज़ को दिल खोल के जो माइनॉरिटीज़ ने दिल खोल के जो है वोट दिए कांग्रेस वगैरह को। तो अब उसके बाद इनकी गवर्नमेंट बन गई जेडीएस और कांग्रेस की अलायंस में। जब गवर्नमेंट बन गई, हर चीज़ चल रही थी, तो अचानक बीजेपी की गवर्नमेंट कैसा बन गई थोड़े दिनों के बाद? इनके ही एमएलए जो है बहुत सारे जो है डिफेक्ट करके कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी की हुकूमत बनी। जी। क्या हम जाके बोले थे क्या कि आप जाओ बीजेपी में जाओ, हुकूमत बनाओ बोल के? किसके एमएलए बिक गए, किसके एमएलए बीजेपी में जाके हुकूमत बना दी? तो यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, कर्नाटका स्टेट के जो माइनॉरिटीज़ हैं, अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि अरे भाई जब हम ऑलरेडी कांग्रेस को वोट दे रहे, कांग्रेस के एमएलए भाग के जाके बीजेपी में गवर्नमेंट बना, तो मतलब क्या है? जी। फिर फ़ायदा क्या है इनको वोट करके? तो एक अल्टरनेट लीडरशिप, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वैक्यूम जो कर्नाटका स्टेट में क्रिएट हो गया है, उसको फुलफिल करने के लिए एमआईएम यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। लिहाजा आप देखिए कि एक यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता हैं एमआईएम के, वो ग्रो होंगे। एक नई लीडरशिप कर्नाटका स्टेट को बहुत जल्द से जल्द मिलेगी। जी सर, क्या एमआईएम सिर्फ माइनॉरिटीज़ को साथ लेकर चलती है या फिर ऑल कम्युनिटीज़ को साथ लेकर चलती है? ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ है जी। कि अगर एमआईएम जो है माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाती है तो सिर्फ माइनॉरिटी की पार्टी नहीं है। जी। माइनॉरिटीज़ के अलावा हम जो है दीगर तबक़ात को साथ लेके चलते हैं, चाहे वो दलित हो या फिर दूसरे बैकवर्ड क्लासेस के जो कम्युनिटीज़ हैं, हम सबको लेकर साथ में चलते हैं। वो तो माइनॉरिटीज़ में छना सर पूरे। नहीं, दलित अलग हो गए, बैकवर्ड क्लासेस अलग हो गए। माइनॉरिटीज़ में सिर्फ मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, जैन्स आते हैं। जी। इसके अलावा जो बैकवर्ड क्लासेस में बहुत सारे हमारे धंगर भाई हैं। जी सर। और दूसरे अपर कास्ट में लिंगायत वगैरह हैं। जी। फिर दूसरे बहुत सारे दलित हैं हमारे, लेफ्ट राइट जो बोलते हैं, वो बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज़ हमारे साथ हैं। हमारे दलित का बीदर से काउंसलर है अनिल कुमार, वार्ड नंबर 10 से, जो सबसे हाईएस्ट लीड से जीता हुआ है बीदर में, नहीं पूरा हैदराबाद कर्नाटका जो एरिया है, कल्याण कर्नाटका में सबसे हाईएस्ट वोट अनिल ने लिए हैं। जी। एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से हम दलित को जिताए हुए हैं। सर अब जो सीएमसी की बॉडी नहीं बन रही सर, इसके लिए एमआईएम आवाज़ क्यों नहीं उठा रही सर? बहुत उठाए, हर चीज़ करे। जी। इनके दिलों में नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस की जो है नोरा कुश्ती चल रही है, इनको ब्लेम करे, उन्होंने उस पर ब्लेम कर रहे हैं। जी सर। इसमें आम आदमी परेशान हो रहा है। सीएमसी जाके ब्रोकरों का अड्डा बन गया। एक बर्थ सर्टिफिकेट लेने के वास्ते लोगों को ब्रोकरों के चक्कर काटना पड़ रहा। जी सर। एक अगर काउंसलर, इलेक्टेड काउंसलर रहता तो उसके पास पावर आता, उसके पास बजट आता, तो उन्हें एरिया के जो है तरक्याती काम कर सकता। हर चीज़ जो है, अब ये जो बैनर्स वगैरह लगा रहे,
ये सब अपने इसके ऊपर करके बैनरों पे उनकी फोटो डाल के काउंसलरों को खुश करा दे रहे हैं। जी और सर, दूसरा जो कुछ भी बिदर नहीं उत्सव है। होने वाला है बिदर में, तो अब बिदर उत्सव के फेवर में है या अपोज में सर? क्या होना चाहिए बिदर उत्सव ऐसे टाइम पे? देखिए, बिदर उत्सव होना चाहिए। होना चाहिए। इसकी वजह मैं बताता हूँ। जी बिदर सर। उत्सव क्यों होना चाहिए? इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, यहाँ सर। के लोगों को रोजगार मिलता है। जैसा मतलब जो कोरोना क्राइसिस चल रहे हैं, जो के सुधाकर ने कहा कि मास्क मैंडेटरी कर दिया गया हर प्लेस पे, तो इस हालत में होना चाहिए क्या? वो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हम क्यों बोलेंगे इसके ऊपर? ये गवर्नमेंट का फैसला है, बिदर उत्सव करा रही। जी गवर्नमेंट का फिर दूसरा फैसला है कि आप मास्क भी पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। जी सर। तो गवर्नमेंट की डुअल पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट बिदर को की सोचना आवाम कह चाहिए। रही है कि बिदर उत्सव आने की वजह से एमएलए साहब इतने सारे रोड्स का काम कर रहे हैं बिदर में। बिल्कुल सही बात है। मैं पहले आपके क्वेश्चन में ये चीज ही बोला हूँ। मैं बता मतलब रहा अगर हूँ, बिदर उत्सव नहीं होता तो ये रोड्स का डेवलपमेंट नहीं होता था, बराबर करते थे। मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, इन्होंने एक फार्मूला सीख लिया। जी जैसे इलेक्शन करीब आ रहा, रोड़ा चमका दो, इलेक्शन जीत जाते। जी इनका एक जैसा बोलते हैं ना, एक बिरयानी बनाने का फार्मूला मिल गया इनको। इलेक्शन जीतने का इनको एक फार्मूला क्या मिल गया? रोड़ा बनाओ। लोग पिछले जो भी इन्होंने करे सो कारस्तानियाँ वगैरह जो करे हुए हैं, वो रोडों में भूल जाते समझ रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। एमएलए साहब को समझना चाहिए कि लोग जो है अब होशियार हो गए हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है। जी हर कोई हर चीज़ जो है अच्छे से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। सर, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपको पॉलिटिक्स में आने की कुछ वजह सर, खास वजह पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की? असल क्या है, मैं बोलता हूँ ना, मैं मेरे बचपन से ही लीडरशिप में मैं इंटरेस्टेड था। जी चाहे वो मेरा स्कूल रहने दीजिए या मेरे कॉलेज लाइफ रहने दीजिए। जी इवन कॉलेज लाइफ के बाद या मीडिया फेटर्निटी रहने दीजिए, हर चीज़ में जो है मैं हर चीज़ को अपने पर्सनल लेवल पे लीड करने की मुझे आदत है। जी और अब मैं जहाँ पर भी अब तक लीड किया हूँ और जो भी प्रोजेक्ट्स में मैं हाथ डाला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सक्सेस रहे हैं। जी तो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है मुझे ये बताते हैं कि आई एम अ गुड एट लीडरशिप। मैं पर्सनल खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं वो स्किल्स मेरे अंदर डेवलप हो चुके हैं, बचपन से ही डेवलप हुए हैं। रही बात पॉलिटिक्स की, ये पॉलिटिक्स चुनने का रीज़न ये है कि मैं देखता हूँ कि हर जगह पर हमारे साथ डबल वे जो है बिहेवियर होता है। जी माइनॉरिटीज़ और दलित को जो है सेकंड लेवल सिटीज़न के तौर पे देखा जाता है। तो वो चीज़ मैंने महसूस किया है। तो वो चीज़ कब ख़त्म हो सकती है? जब हम पावर में आएंगे, तभी वो चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं। चाहे वो हम एमएलएस बने, चाहे हम एमपी बनिए, चाहे हम काउंसलर बने, चाहे हम चेयरमैन बने, जब तक हम पावर में नहीं आएंगे, ये जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं है असद अवैसी के साथ काफ़ी वक्त से मैं उनके साथ गुजारा हूँ, तो मैं देखा हूँ कि वो एक विज़न लेके चलते हैं कि क्रिएटिंग मोर लीडर्स। तो मेरा भी वही विज़न है कि मैं खुद लीडर तो बनूँ और साथ साथ मेरे जितने भी लोग हैं सबको मैं लीडर बनाऊँ। तो मतलब आप इसीलिए ज्वाइनिंग प्रोग्राम करा रहे हैं क्या सर? हाँ, हर जगह पर मैं ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, नए लीडर्स क्रिएट करने का मकसद ही ये है कि अगर हम एजुकेट हो गए। सर, एमआईएम डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ बिदर में एक्टिव दिख रही है सर, मतलब दूसरे तालुकों में बसवा कल्याण है, हुमनाबाद है, औराद है, वहाँ पर एमआईएम को ज़्यादा एक्टिव दिखे और नहीं दिख रहा सर? देखिए, हुमनाबाद में यासीन साहब काम कर रहे हैं। अभी आप ज़्यादा बीदर कैसा है, आप ज़्यादा बीदर को आप देखते हैं, बीदर को फॉलो करते हैं, तो आपको बीदर की ही चीज़ें नज़र आती हैं। जी हुमनाबाद में भी हम काम कर रहे हैं, बीदर साउथ में भी हम काम कर रहे हैं। आप जैसा बोल रहे हैं कि औराद में अभी हमारी बॉडीज़ वगैरह नहीं बनी है जी, औराद में भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में औराद भालकी में भी काम करेंगे। बसवा कल्याण में ऑलरेडी हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, ऑलरेडी हम वहाँ पे बाई इलेक्शन लड़ चुके हैं, लास्ट इलेक्शन। तो वहाँ पर हमारे वर्कर्स वगैरह हैं कि वो जल्द से जल्द आपको जो है वहाँ का भी कुछ तो भी आपको नतीजा दिख के आएगा बसवा कल्याण। सर, एमआईएम में एक बहुत बड़ा नाम था सर मंसूर अहमद कादरी साहब का, जैसा उन्होंने इस्तीफ़ा दिया एमआईएम से, क्या उनके जाने के बाद पार्टी को कुछ नुकसान हुआ है? देखिए, पार्टी किसी शख्स पे डिपेंड नहीं रहती। कल के दिन आतिफ अशर भी चला गया जी, तो पार्टी जैसे कि वैसे रहती। जी सर। तो इस तरीके से लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन एक सोच जो फिक्र है पार्टी की वो चलते रहती है। जी सर। तो कोई आने से या जाने से नुकसान या फ़ायदा नहीं होता। पार्टी को जो है एक्सपीरियंस मिलता जाता है। उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह थे उसको हम आगे कैसा बढ़ाएंगे, उनके जो कमियां वगैरह थे हम उसको कैसा दूर करेंगे, उनके जो अच्छे काम थे उसको हम कैसा आगे बढ़ाएंगे। सर, एमआईएम में जो पुराने मेंबर्स थे आपके, मंसूर अहमद कादरी साहब एमआईएम छोड़ दिए, शेख ख्वाजा अजहर साहब एमआईएम छोड़ दिए और फ़हीम मिर्ज़ा, इन लोगों को जाने से क्या एमआईएम को कुछ फ़र्क पड़ा है? क्या उनके कार्यकर्ता एमआईएम से दूर हो रहे हैं इनकी फेस को देखकर? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ जी, पार्टी इम्पोर्टेंट रहती है, शख्सियत इम्पोर्टेंट नहीं रहती। जी,
शख्स जुड़ते हैं, चले जाते हैं। आज मैं हूँ, अगर आतिफ अशर एमआईएम के साथ है, कल अगर आतिफ अशर एमआईएम छोड़कर चला गया तो पार्टी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है, पार्टी एक सोच है, एक फ़िक्र है जी। तो उसके अलावा लोग आते हैं जाते हैं, ये पार्टियों में लगा हुआ रहता है, कोई नई चीज़ नहीं है। बीजेपी में भी बहुत लोग छोड़ कर गए आए, कांग्रेस में छोड़ कर गए आए, एमआईएम में भी छोड़ कर आएगा। तो इससे क्या होता है, आपको मालूम होता है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है। वो लोगों ने जो काम किया था, अच्छे काम किया था, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जो उनके वीकनेसेस थे उसको हम अवॉइड करते हुए पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर। सर एमआईएम बीजेपी के सामने कैसा लड़ेगी सर इलेक्शन? बीजेपी के सामने लड़ने का एक ही तरीका है कि हमको दलितों को, क्रिश्चियनों को, बैकवर्ड क्लासेस को, माइनॉरिटीज़ को, सबको साथ लेकर मुत्तहिद होकर दलितों को बीजेपी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है। मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। हमारा फर्स्ट एंड फोरमोस्ट चीज़ ये है कि अम्बेडकर साहब की एक मशहूर कोट है जो मैं बहुत फॉलो करता हूँ, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। पहले आप जो है लोगों को शऊर लाइए उनके अंदर कि सियासत क्या है, मैं वही काम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम एजिटेट करेंगे, बीजेपी को जो है हम हरा कर बताएंगे। सर आपका एक एम्बिशन होगा ना सर, कुछ आप तैयारी करे होंगे? मेरा एम्बिशन, मेरा विजन, मेरा गोल एक ही है कि जब तक मैं कर्नाटका से 7 से 8 एमएलएज नहीं जिता देता एमआईएम के। 7 से 8 मेरा गोल है भाई, पहले वो तो अचीव कर लूँ मैं जी। 7 से 8 एमएलएज मैं जब तक कर्नाटका असेंबली में एमआईएम के नहीं भेजूंगा, मैं जब तक खामोश बैठने वाला नहीं। एमआईएम क्या 2023 में फिर जेडीएस से अलायंस करके इलेक्शन लड़ेगी सर? नहीं, हम अलायंस वगैरह नहीं करेंगे। बैरिस्टर साहब ने रिसेंटली बीजापुर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि जेडीएस से कोई अलायंस नहीं होगा। सर एक असद साहब का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था बिदर में, जिसके ऊपर आपकी भी एक फ़ोटो लगी हुई थी कि वो बिदर से भी एमएलए कॉन्टेस्ट कराएंगे। तो क्या कंफर्म है सर बिदर से भी एमआईएम से एमएलए कॉन्टेस्ट होगा? मैं आपको बोल रहा हूँ ना, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, और हमारा पॉलिटिकल राइट है कि इलेक्शन कंटेस्ट करें। बीदर ही नहीं, हमारी जो नज़र है कर्नाटका के मुख्तलिफ सीटों पर है जी। तो हम बीदर ही नहीं, बहुत सारे सीट से हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं जी सर। अब कितना एग्जैक्ट नंबर कहाँ से लड़ने वाले हैं, और जैसे जैसे वक्त आएगा हम डिस्क्लोज करते जाएंगे जी। अगर सर एमआईएम बीदर से जीतती है तो क्या क्या डेवलपमेंट काम होगा जो एमआईएम पहले करेगी सर बीदर में? पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है, यहाँ पर हेल्थ सेक्टर बहुत ख़राब है। बिल्डिंग्स वगैरह तो बने हुए हैं जी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। हाँ, उसके अंदर जो डॉक्टर्स को पकड़ वगैरह हर चीज़ में करप्शन है जी सर। वहाँ पर आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने आयाओं की इतनी पेमेंट्स वगैरह है, लेकिन आप साफ़ सुथरा कुछ भी नहीं दिखता आपको ब्रिम्स वगैरह में जी। आप खुद पर्सनली देखिए, आप लोग हर चीज़, अब इंसान जब बीमार पड़ रहा है तो वो उसके पैसे लाख, 1000, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसा पानी के जैसा बह जा रहा है। उसके पास उसकी सेविंग्स, साल भर की, ज़िंदगी भर की सेविंग्स ख़त्म हो जा रही है जी। एक हेल्थ सेक्टर पे हम काम करें। दूसरी जो है जॉब्स के ऊपर मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। जॉब्स पे इसलिए करना है कि जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाते, जब तक हमारे पास रोज़गार नहीं रहेगा, हम ग्रो नहीं कर सकते। मेरा टारगेट ये है कि जितने भी एजुकेटेड यूथ्स हैं जी, कौन सी भी डिग्री होल्डर्स हैं, उनको मैं जल्द से जल्द कोई किसी ना किसी फील्ड में काम लाऊंगा, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो। मतलब आप लाएंगे, मतलब आप एक एमएलए चेहरे बन सकती हैं बिदर से? मैं ही बोल के नहीं है, जो भी यहाँ पर ठहरेगा उनका। मैं देखो पार्टी से हूँ जी, जो भी यहाँ का एमएलए बनेगा, चाहे मैं बनूं या कोई और बने, अगर आपको तो मेरे को रिप्रेजेंट करना जरूरी है ना। असद साहब बिदर से ठहरने के लिए कहते हैं तो आप ठहरेंगे या नहीं? बिल्कुल ठहरेंगे, क्यों नहीं ठहरेंगे। मैं आई एम रेडी फॉर दैट बोल रहा हूँ। मतलब और भी सीनियर लीडर्स है ना सर एमआईएम में? देखिए, जिसको मौका मिलता है लड़े, लड़ना ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आतिफिच लड़ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई दूसरा कार्यकर्ता भी लड़ना चाह रहा तो वो लड़े, मैं उसका हाथ पकड़ के चलूँगा, उसको बताऊँगा, हर चीज़ गाइड करूँगा, ऐसा नहीं ऐसा करना है। मेरे लिए पार्टी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कैंडिडेट इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ जी सर। आप बहुत सारे लोग मतलब सर जो कैंडिडेट आप बोले, अभी बोले कैंडिडेट इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टी इंपॉर्टेंट है। मतलब आवाम तो चेहरा देखकर वोट देगी ना सर, ये आदमी ऐसा, इसको वोट देना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ, एमआईएम की कहावत है, सालार क्या बोलते थे मालूम है जी? हमारे पास कैंडिडेट इंपॉर्टेंट नहीं रहता। मैं आपको क्या बोला, शख्सियत इंपॉर्टेंट नहीं रहती, पार्टी इंपॉर्टेंट रहती। सालार क्या बोलते हैं, अगर एमआईएम ले जाकर टिकट एक खंबे को भी बंदी जी तो लोग उसको वोट डालते हैं, मजलिस का है ये। हमको मालूम है कि अगर हमारा कैंडिडेट चुनकर आता है तो उससे कैसा काम लेना है। चाहे आप अब्दुल अजीज़ मुन्ना को देख लीजिए, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 10 से अनिल को देख लीजिए, इवन बॉडी भी नहीं बनी,
कोई गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। बिदर में 35 वार्ड्स है जी, उसमें से आपने 2 जीते सिर्फ। 2 जीते हैं। मतलब बहुत सारे जगहों पे ज़्यादा हम बहुत सारे जगहों पर हम सेकंड थर्ड पोजीशंस भी आए हुए हैं जी। वो बहुत माइनर वोट से हम सीट्स हारे हैं जी सर। तो लिहाजा हमारा एक बहुत बड़ा कैडर है। जब एमआईएम यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करेगी जी सर, लोगों को ये मालूम है कि कम से कम हमारा जो स्टार्टिंग वोट है वो 15 से 20 हज़ार से खुलता है एमआईएम का। जी। तो हम जो है हम कैंडिडेट्स फेसेस पे हम डिपेंडेंट नहीं है, हम पार्टी पे डिपेंडेंट है। अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो मैं आपका हाथ पकड़ के चलने तैयार हूँ, आपको गाइड करूँगा, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, तब रसूल का। मैं आपको बोलूँगा कि बच्चों को जॉब्स की ज़रूरत है, आप यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज लाओ, कुछ भी लाओ, गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करो, गवर्नमेंट के कंपनीज लाओ, यहाँ के बच्चों को रोज़गार दो। आज बच्चे भटकते कहाँ फिर रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, बैंगलोर जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, गल्फ कंट्रीज जा रहे हैं, अमेरिका वगैरह जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? यहाँ पे कनेक्टिविटी है, आपको एयर कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है। इसके बावजूद भी यहाँ पर ना आईटी कंपनीज आ रहे हैं, ना फिर यहाँ पर जो है ये कंपनीज आ रहे हैं, आपका इंडस्ट्रियल कंपनीज वगैरह आ रहे हैं, प्रोडक्शन कंपनीज आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? आपके पास यहाँ पर पानी है, आपको डंपिंग ग्राउंड्स हैं आपके पास अच्छे खासे, यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत अच्छा है, टूरिज्म सेक्टर हमारा डेवलप नहीं हो रहा, टूरिज्म सेक्टर में बहुत सारे जॉब्स वगैरह क्रिएट होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर हमको काम करने की ज़रूरत है। जी, मतलब जो प्रेजेंट एमएलए वो इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। अरे मैं क्या बोलूँ, आप ही बोलो। ये 14 साल में 200 लोगों को गवर्नमेंट जॉब लगाए, क्या बोलो हमको? जी, हाथ उठा के बताओ, बोलो। एक नहीं बता सकते हो सीधे सीधे। एमएलए साहब तो हर एक पब्लिक मीटिंग में कह रहे हैं कि बिदर डिस्ट्रिक्ट में जितना डेवलपमेंट काम हुआ है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ। बिदर में ब्रिम्स हॉस्पिटल लाए, 100 बेड हॉस्पिटल लाए, बिदर के पूरे रोड्स बनाए, बिदर को आउटर रिंग रोड डाले। एमएलए साहब ये कह रहे हैं सर हर मीटिंग में। उनकी ड्यूटी थी ये करने की जी। उसमें भी दुनिया के जो है रिंग रोड का बोल रहे हैं, रिंग रोड के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स है क्या, पूछिए। जी सर। कहाँ चले गए स्ट्रीट लाइट्स? रिंग रोड के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स होना ज़रूरी है ना। अंधेरा है पूरे स्ट्रीट लाइट पे, बच्चे एक्सीडेंट होकर मर रहे हैं। रिसेंटली चिदरी में 2 बच्चे, और उसके बाद वो जॉय किट वालों का जो ओनर है उसका इंतकाल हो गया, और चिदरी के टर्निंग के पर उसके बाद जो है स्पीड ब्रेकर्स डाले गए। जी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। डेवलपमेंट बोले तो खाली रोड डालने, नल नाली, ये सब चीज़ों का नहीं रहता जी। अगर आप क्वालिटी का काम करेंगे तो हर चीज़ अच्छी रहेगी। क्वालिटी का काम ही नहीं है सर। अगर एमआईएम से बिदर से असेंबली कॉन्टेस्ट करती है तो एमआईएम अपना मजबूत ओपोनेंट किसको देखती है? बीजेपी, जेडीएस या कांग्रेस? नहीं, अब देखिए हमारा ओपोनेंट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है जी। मतलब कांग्रेस जेडीएस आपके रेस में नहीं? हमारे इसमें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब उन वक्त के सिटिंग एमएलए है तो उनका थोड़ा बहुत ये क्या बोलते हैं असर वगैरह रहेगा, लेकिन हमारा जो मेन अपोनेंट है बीजेपी है। एमआईएम और कांग्रेस अगर दोनों एक साथ लगा लड़ी सर तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा? तीसरी पार्टी नहीं जीतेगी? तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए ना, कांग्रेस को पीछे हट जाना चाहिए। कांग्रेस को पीछे हट जाना चाहिए, बिल्कुल जी। अब तक हम उनको मौका देते आए ना। मतलब एमआईएम कांग्रेस को मौका दी अब तक? दी, बिल्कुल दी जी। 2018 में मौका नहीं दिया कि हम नहीं लड़े ना यहाँ से इलेक्शन। तो मतलब क्या कुछ एग्रीमेंट हुआ था क्या सर एमआईएम कांग्रेस का? एग्रीमेंट नहीं भाई, 2018 में हम इलेक्शन ही नहीं लड़े थे कहीं से भी। मतलब आप अभी बोले कि आप मौका दिए कांग्रेस को? मौका दिए जैसे ही हुआ ना भाई, हम क्या कंटेस्ट करें? आप बोलिए 28 एमपीज हैं, 28 एमपीज में से सिर्फ 2 सीट जीते, एक कांग्रेस जीती, एक जेडीएस जीती, बाकी के 26 एमपीज जो है बीजेपी के जीते जी। तो जो आप जो बोल रहे हैं 2 पार्टियों में जो फर्क आएगा उसके ऊपर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ मतलब कि जब हम कंटेस्ट ही नहीं करे, आपके ऊपर इल्जाम लगा दी सर एमआईएम के ऊपर कि आप बीजेपी की बी टीम है। प्रूव करके बताओ, बोलो ना, खाली बोल दिया तो हो गया। मतलब ये गलत है, प्रूव करना ना। अब मैं आपको बोल रहा हूँ आप बीजेपी से मिले हुए हैं बोले तो आप मेरे को बोलेंगे ना क्या, तो सबूत बता मियाँ। जी सर। कुछ तो भी है क्या तेरे पास जो तू हम पे एलिगेशन लगा रहा? सबूत दो, बोलो, इंपेरिकल डाटा बताओ, बोलो। कुछ इंपेरिकल डाटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि आपने अभी सुना, एआईएमआईएम के बिदर नॉर्थ से सिटी प्रेसिडेंट आतिफ अशार साहब हमारे साथ थे। मैं मोहम्मद तबरेज़ अहमद। इलेक्शन अपडेट के एपिसोड 5 में आप सभी लोगों ने देखा, और अगर आपको कुछ और क्वेश्चन जानना है आतिफ अशार साहब से तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम इनसे पूछेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच सर आपका वक्त देने के लिए।